नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जूनियर इंजीनियरिंग के इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। 200 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। ये पहला पार्ट है, इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी की वीडियोस में 50-50 क्वेश्चन करके आएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने ज़रूरी होते हैं करने। सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलता। तो उम्मीद है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज़ नोन एज एओलियन सॉइल, मरीन सॉइल, एलुवियल सॉइल और लैकस्ट्राइन सॉइल। तो देखिए, रनिंग वाटर का क्या मतलब है। रनिंग वाटर या रिवर आपके पास कुछ भी दे सकता है। तो जो नदी अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है, उस मिट्टी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। बाकी की बात कर लेते हैं। एओलियन सॉइल होती है हमारी, जो हवा के साथ आती है, जो हवा से ट्रांसपोर्ट होती है, विंड या एयर से। ठीक है, और मरीन सॉइल जो समुद्र किनारे होती है, और लैकस्ट्राइन जो होती है वो रुके हुए पानी, जैसे हमारी झीलें होती हैं, लेक्स होते हैं, उनके जो बॉटम सरफेस पे जो मिट्टी होती है उसे हम लैकस्ट्राइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एओलियन यूज़ होता है जब ट्रांसपोर्टेड बाय विंड हो। तो एओलियन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो बच्चे गलती करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देते हैं कि यहाँ पे तो एओलियन है ही नहीं। लेकिन ये जो बीच में बी है, लोएस्ट सॉइल, ये एओलियन का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और बाकी औरों की बात कर लेते हैं। टेलस जो यूज़ होता है वो यहाँ पे कॉलिवियल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कॉलिवियल कौन सी होती हैं? जो ग्रेविटी की वजह से जो सोयल ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ड्रिफ्ट यूज़ होता है ग्लेशियर के लिए, जो ग्लेशियर की वजह से जो मिट्टी हमारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सोयल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये तो मैंने आपको अभी बताया। जो ग्रेविटेशनल में हम टेलस यूज़ करेंगे, कॉलिवियल भी बोलते हैं उनको। ठीक है, ग्रेविटेशनल अलग है और ग्लेशियल अलग है। ठीक है, तो ग्लेशियर और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेविटी की वजह से जो आती हैं वो हमारी टेलस सॉइल होती है, कॉलिवियल भी इनको बोलते हैं। और ड्रिफ्ट जो होती हैं वो ग्लेशियर की वजह से होती हैं, जो हमारे आइस वर्ग होते हैं जो वो पिघलते हैं, उनके साथ जो मिट्टी आती है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज। ये तो आपको अभी बताया था, एओलियन सॉइल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, लैकस्ट्राइन सॉइल्स आर। देखिए, अभी मैंने इसका भी डिस्कस किया था। सो डिपॉजिटेड इन सी वाटर, डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, जो रुका हुआ पानी होता है उसके जो नीचे मिट्टी होती है उसे हम लैकस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लेशियल सॉइल इज़ नोन एज। अब देखिए, ये ग्लेशियल सॉइल है। जो मैंने आपको ड्रिफ्ट बताया था ना, ये होता है ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल डिपॉजिट भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ए फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेट टू बी वन फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम विद सॉलिड एंड एयर, टू फेज सिस्टम विद सॉलिड एंड वाटर, थ्री फेज सिस्टम। देखिए, एक मिट्टी में जनरली 3 फेज होते हैं, एक सॉलिड, एक एयर और एक वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मिट्टी है वो फुली सैचुरेटेड है। तो फुली सैचुरेटेड में एयर नहीं होती है, सिर्फ वाटर होता है और सॉलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई होना चाहिए। अब इनमें कौन सा होगा? देखिए, सॉलिड एंड वाटर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये फुली सैचुरेटेड है, इसमें एयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज़। तो देखिए, जो एस की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो एस की वैल्यू, अगर मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, यानी ड्राई सॉइल है, तो एस की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर मिट्टी फुली सैचुरेटेड है तो 100 हो जाता है। और इसके बीच में अगर थोड़ा बहुत नमी है मिट्टी में तो 0 और 100 के बीच में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, सी मत करिएगा, डी होगा इसका सही आंसर, क्योंकि 0 और 100 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, takes values from 0 to 100%, be less than 0%,
बी ग्रेटर देन 100%। देखिए वाटर कंटेंट अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड करके होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन 100%, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है वो 100 से कम भी हो सकता है, 100 के बराबर भी हो सकता है और 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। आप फॉर्मूले में आप देख सकते हैं उसको एनालाइज करके, क्योंकि हमारा वाटर कंटेंट हो सकता है जो मिट्टी में वाटर है वो सॉलिड से ज़्यादा हो, तो ये 100% से ज़्यादा हो जाता है वाटर कंटेंट। और अगर मिट्टी में जो पानी है, जो वाटर का क्वांटिटी है, अगर वो सॉलिड से कम है तो ये 100 से कम हो जाता है। और अगर वाटर और सॉलिड दोनों बराबर हैं एक मिट्टी में तो वहाँ पे वाटर कंटेंट 100% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, बी ग्रेटर देन 100%। क्वेश्चन नंबर 10, सॉइल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो हमारी जो मिट्टी है वो कहाँ से बनती है, किस तरह की रॉक से बनती है? तो सभी तरह की रॉक से हमारी मिट्टी बनती है, चाहे वो इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो या फिर मेटामॉर्फिक हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो केमिकल वेदरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन, ये तीनों रिएक्शन होती हैं केमिकल वेदरिंग के दौरान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बेंटोनाइट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। तो बेंटोनाइट जो सॉइल होती है वो किसकी वेदरिंग से बनती है? लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, वोल्केनिक एश और सेल्स। तो वोल्केनिक एश के वेदरिंग से बनती है बेंटोनाइट। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द वॉइड्स आर फुल ऑन एयर इन सॉइल देन सॉइल इज टर्म्ड एज। देखिए मैंने अभी बताया था मिट्टी में 3 फेस होते हैं, एयर, वाटर, सॉलिड। यहाँ पे कह रखा है वॉइड्स जो हैं वो फुल इन एयर है, यानी कि फुल ऑफ एयर है, यानी कि जो मिट्टी में या तो एक सॉलिड है और या फिर उसमें हवा है। जो वॉइड्स हैं वहाँ पे सिर्फ हवा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सॉइल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वैलिड रेंज फॉर पोरोसिटी। तो पोरोसिटी के लिए क्या रेंज होगी? तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला एनालाइज करना चाहिए। देखिए वाइड पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वाइड वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो जो पोरोसिटी होती है वो जीरो नहीं हो सकती कभी भी। द रीज़न इज़ क्योंकि किसी भी मिट्टी में जीरो वॉइड्स नहीं होते, कुछ ना कुछ वाइड्स ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकती और 100 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 100% वॉइड्स हो गए तो फिर वो मिट्टी कहाँ बची? तो उसे मिट्टी थोड़ी ना कहेंगे हम लोग। तो इसका मतलब जो पोरोसिटी है वो 0 से लेके 100 के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वॉइड रेशो ऑफ सॉइल कैन। अब देखिए वॉइड रेशो की बात हो रही है, तो वॉइड रेशो हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैंने अभी बताया वॉइड्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं सॉइल में इन जनरल रियल में, तो वॉइड रेशो 0 नहीं हो सकता और ना ही पोरोसिटी 0 हो सकती है। तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन वॉइड रेशो 0 के बाद कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके और 1 तक हो सकता है, 1 के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल इन एनी सॉइल देन द पोरोसिटी एंड वॉइड रेशो आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए किसी भी सॉइल में अगर वॉइड्स का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर बराबर हैं तो यहाँ पे ई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वॉइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे ई की वैल्यू 1 है। और पोरोसिटी की बात करें तो उसमें ऊपर होता है, यानी न्यूमरेटर में होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और डिनोमिनेटर में होता है टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे 1/2 वाला केस बनेगा। ऊपर आ जाएगा आपका सिर्फ वो वाइड्स का वॉल्यूम और नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, यानी वाइड्स का भी और सॉलिड का भी। तो ये 1/2 होगा, यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आपको ये भी देखना है कि पहले कौन सी चीज़ लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पोरोसिटी पहले है और वॉइड रेशो इसके बाद है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स एंड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एयर कंटेंट का, वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारा एयर कंटेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। ये भी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है ई और एन के बीच। तो देखिए एन बराबर जब होगा तो वो होगा ई अपॉन 1 प्लस ई, और जब ई बराबर होगा तो वो होगा एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों सही हो जाएंगे बी और सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं द रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, एयर कंटेंट और सैचुरेशन को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, इन दोनों को ऐड करने पे हमें 1 मिलता है। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि एयर कंटेंट और सैचुरेशन को जब आप ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा आपको। ठीक है, तो या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एयर कंटेंट बराबर 1 माइनस एस, एक ही बात है, और बाकी के दो ऑटोमेटिक गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज़ मेजर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, 25 भी बोला जाता है, 26 भी बोला जाता है, तो जो भी इसके अप्रॉक्स आएगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 27 सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, तो आपका सही आंसर 27 हो जाएगा यहाँ पर। और आगे बात करते हैं ए सॉइल हैज़ प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 30%, द लिक्विड लिमिट विल बी। इसमें बच्चे जो जल्दबाजी में पढ़ते हैं वो गलती कर देते हैं, 30 में से 20 को लेस कर देंगे और 10 आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, द फॉर्मूला इज़ प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो अगर आप वहाँ से लिक्विड लिमिट निकालेंगे तो वो हो जाएगा लिक्विड लिमिट बराबर प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लस प्लास्टिक लिमिट, तो यहाँ पे 30 प्लस 20 आपका हो जाएगा 50%, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स की भी अपनी एक रेंज होती है, तो डेंसिटी इंडेक्स ध्यान रखिएगा 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं ए क्ले हैज़ अ वाइड रेशो 0.54 इन ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.7, व्हाट इज़ द श्रिंकेज लिमिट। देखिए श्रिंकेज लिमिट का एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा वाइड रेशो अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट बराबर वाइड रेशो अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100। तो आप देख सकते हैं 0.54 अपॉन 27 करेंगे यहाँ पे तो 0.2 आ जाएगा, और उसमें 100 की इंटू करेंगे तो 20% आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो 20% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं ए सॉइल हैज़ प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 40%, इफ़ नेचुरल वाटर कंटेंट इज़ 34% देन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स विल बी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो IC से उसको हम डिनोट करते हैं, तो वो होता है WL माइनस WN अपॉन IP। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC जो होता है वो होता है WL माइनस WN अपॉन IP। तो WL है यहाँ पे लिक्विड लिमिट जो कि हमें नहीं दे रखी है, और WN है यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट, तो 34% दे रखा है हमें, और डिनोमिनेटर में आता है यहाँ पे 40%, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 40% हो जाएगा। अब लिक्विड लिमिट हमें नहीं दे रखी है तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें दे रखा है। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया भी था जिस पे इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट हो जाएगी हमारी 40 प्लस 20 यानी 60%। तो अब आप कह सकते हैं कि जो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60% तो आ गया हमारा WL यानी लिक्विड लिमिट, इसमें हम ऐड करेंगे और इसमें हम माइनस करेंगे
वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट 34 और अपॉन में आ जाता है आपका IP यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स, वो है 40%। ठीक है, ये सब परसेंट में चल रहा है। आप चाहें तो पॉइंट में कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं सबके आगे। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.65। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप फॉर्मूला सही से यूज़ करिएगा। यहाँ पे लिक्विड लिमिट नहीं दे रखी है तो वो हमें निकालनी है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज़ 32% देन द डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इज़। अब देखिए इसका एक छोटा सा टेबल है जो आपको ध्यान रखना है। इसका आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पे आंसर होगा हाई प्लास्टिक। अब ऐसा क्यों? प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 होता है तो वो होता है नॉन प्लास्टिक। 0 से 7 होता है, यहाँ पे 0 से 7 मतलब 0% से 7% होता है तो होता है लो प्लास्टिक। 7 से 17 होगा तो मीडियम और ग्रेटर देन 17 होगा तो हाई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 32% की बात कर रखी है तो ऑब्वियसली वो हाई में हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ नॉन प्लास्टिक। तो नॉन प्लास्टिक अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, नॉन प्लास्टिक कौन होगा? जिनमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सैंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, सिल्ट का 0 से 7 होता है, सिल्टी क्ले का 7 to 17 होता है और क्ले का ग्रेटर देन 17 होता है। ठीक है, अगर दूसरे वे में कहें तो सैंड हमारी आ जाएगी नॉन प्लास्टिक में, सिल्ट हमारी आ जाएगी लो प्लास्टिक में, सिल्टी क्ले आ जाएगी हमारी मीडियम प्लास्टिक में और क्ले आ जाएगी हाई प्लास्टिक में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज़। तो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की हमें रिलेटिव डेंसिटी बतानी है। तो देखिए इसके लिए आपको एक टेबल ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह से आ सकता है। ये आपकी टेबल है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए इसमें अगर हमारी वैल्यू 0.15 से नीचे है तो वो रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.15 से नीचे है तो वो वेरी लूज़ वाली कंडीशन में आता है। ठीक है, 15 से 35% है तो लूज़, 35 से 65 तो मीडियम, 65 से 85 तो डेंस और 85 से 1 तो वेरी डेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास बात कर रखी है वो बात कर रखी है कॉम्पैक्टेड डेंस यानी कि वेरी डेंस की बात कर रखी है। तो वेरी डेंस का मैंने अभी आपको बताया कि 0.85 से लेके 1 तक जो होगा वो वेरी डेंस होगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू ढूंढिए जो 0.85 से लेके 1 तक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 0.95 जो है 85 और 100 के बीच में है, 85 और 100 के बीच में यहाँ पे 95 है, तो करेक्ट आंसर विल बी 95। ठीक है, तो इस टेबल को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है वो लूज़ डेंसिटी वाली सॉइल की बात कर ले, तो आपको याद होना चाहिए 15 से 35, मीडियम में 35 से 65 और डेंस में 65 से 85। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ़ कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज़ 50% देन लिक्विडिटी इंडेक्स विल बी। देखिए इनका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 100% मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 50% है तो लिक्विडिटी इंडेक्स भी 50% होगा, क्योंकि इनको ऐड करके 1 आना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक, आगे बात कर लेते हैं फॉर टफनेस इंडेक्स। देखिए टफनेस इंडेक्स की अपनी एक लिमिट होती है, तो ये आपको याद होना चाहिए, वो होती है 0 से लेके 3 तक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोहेजन लेस सॉइल्स आर। अब देखिए कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी सॉइल ऐसी है जिसमें कोई कोहेजन नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है सैंड ऐसी है जिसके पार्टिकल आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं करते। सैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सैंड के पार्टिकल्स में कोई कोहेजन नहीं होता, तो सैंड विल बी कोहेजन लेस सॉइल। आगे बात कर लेते हैं द मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट इज। अब देखिए ये आपको एक छोटी सी टेबल याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर 0.002 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। टेबल आपको ये याद रखनी है, आपने ये पढ़ी होगी, बोल्डर, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनकी अपनी अपनी लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिल्ट का पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, सिल्ट का मिनिमम साइज़ पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिल्ट है, यहाँ पे सिल्ट का मिनिमम साइज़ है
0.002 यानी 2 माइक्रोन भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एक बार मैं इसको बोल देता हूँ आपको ऊपर से। बोल्डर जो होंगे वो 300 mm से ऊपर वाले होंगे, कोबल्स जो होंगे वो 80 mm से 300 mm, ग्रेवल जो होंगे वो 4.75 से 80, ठीक है। सैंड जो होंगे वो हमारे 75 माइक्रोन से 4.75, और सिल्ट होगा हमारा 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन, और 2 माइक्रोन से अगर कोई छोटा है तो वो हो जाएगा क्ले, ठीक है। आप ऑपोजिट में भी याद कर सकते हैं, ऐसे ऊपर की ओर, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह से अगर आप याद करते हैं। 2 माइक्रोन से अगर कोई छोटा है तो वो क्ले है, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तो सिल्ट, 75 माइक्रोन से 4.75 mm तो वो सैंड, और 4.75 से 80 है तो ग्रेवल, 80 से 300 है तो कोबल, और 300 से ऊपर है तो बोल्डर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, द मिनिमम साइज ऑफ सिल्ट, सॉरी ये तो अभी कर ही दिया था हमने, 0.002 mm हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ इज़ वैलिड ओनली इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज़, तो ये आपको याद रखना है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो हमारा स्टोक्स लॉ है वो सिर्फ वैलिड होता है 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक, ठीक है। गलती मत करिएगा, देखिए ग्रेटर देन यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो सही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन होगा, लेकिन कहाँ तक होगा, एक लिमिट होती है, 0.2 तक होता है, ठीक है। लेस देन, इसके लेस देन होगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक होता है। तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके और इसके बीच में आपका साइज का पार्टिकल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, लिक्विड लिमिट ऑफ अ सोयल इंडिकेट्स इट्स, तो लिक्विड लिमिट क्या इंडिकेट करती है, कंप्रेसिबिलिटी इंडिकेट करती है। इसका सही आंसर कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। ए वेल ग्रेडेड सोयल हैज़ अ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बिटवीन, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपको ध्यान रखना है 1 से लेके 3 तक होता है वेल ग्रेडेड सोयल के लिए, ठीक है। और वेल ग्रेडेड अगर ग्रेवल भी है तो उसके लिए भी 1 से लेके 3 तक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेल ग्रेडेड सोयल या वेल ग्रेडेड सोयल या वेल ग्रेडेड ग्रेवल, दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेके 3 तक होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर अ सोयल इज़ गिवन एज, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होएगा। D60/D10 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवल इज़ रेस्पेक्टिवली, देखिए वहाँ पे था कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो मिनिमम जो होता है वो सैंड के लिए होता है यहाँ पर 6 और ग्रेवल के लिए होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। सैंड के लिए मिनिमम होता है 6 और ग्रेवल के लिए होता है 4। आगे बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ फेस इन सॉइल मास, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 यहाँ पे फेस होते हैं किसी भी सॉइल में, एयर, वाटर एंड सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, अभी मैंने जो आपको यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताया तो वो पार्टिकल साइज रेंज के लिए ही होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आगे बात कर लेते हैं, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशन गामा सबमर्ज्ड इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है ये फार्मूला, जब हम मिट्टी को, सॉइल सैंपल को पानी में डुबोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, क्योंकि हम यहाँ पे सॉइल सैंपल को वाटर में डुबोते हैं तो आपको आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है 90%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 और वाइड रेशो 0.3। तो देखिए एक फार्मूला होता है सिंपल सा, सहभाग करके आप याद रखिएगा, SE = WG। S है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E है हमारा वाइड रेशो और W है हमारा वाटर कंटेंट और G है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सहभाग करके आप याद रख सकते हैं अपने ब्रेंदर सहभाग के नाम से। तो यहाँ पे आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 10% करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको W निकालना है तो W बराबर हो जाएगा SE/G।
आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए पिक्नोमीटर यूज़ होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, और बाकियों की बात कर लेते हैं तो परमियोमीटर जो होता है वो परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। कोहेजन के लिए बात करें तो वेन शेयर एपरेटस यूज़ होता है, और ग्रेन साइज़ के लिए पिपेट यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी दे रखा है हमें, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दे रखा है 1, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दे रखा है आपको 4, और यहाँ पे मैं D30/D10 की वैल्यू बतानी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल ले जाओगे इसे। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए CC जो होता है वो होता है यहाँ पर D60/D10 डायरेक्ट फार्मूला होता है। CC का डायरेक्ट फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इनको इंटू करें, CU और CC की इंटू करें तो क्या होगा, D60 तो कट जाता है, और जो बचता है वो बचता है D30² का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिला, जब हमने इन दोनों की इंटू करी। तो जो इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं 4 और 1, उनकी भी आप इंटू कर दीजिए। ठीक है, तो हमें D30/D10 चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा 4 का रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर हो रहा है। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज़ ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताने हमें यहाँ पे, तो पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ड्राई सॉइल जो होती है उसकी सबसे कम डेंसिटी होती है, उसके बाद वेट की थोड़ा ज़्यादा होती है, फिर सैचुरेटेड की थोड़ा ज़्यादा होती है। लेकिन जब केस सबमर्ज का आ जाता है तो डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, ड्राई से भी कम हो जाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ड्राई की सबसे कम होती है, फिर वेट की उसके बाद होती है, फिर सैचुरेटेड की होती है, और जो सबमर्ज्ड है उसकी सबसे कम होती है। यानी कि अगर मैं दूसरे वे में कहूँ तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, क्योंकि सबमर्ज की सबसे कम होगी, उसके बाद ड्राई की होगी, उसके बाद वेट होगी, उसके बाद सैचुरेटेड होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C। अब क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड की होगी, फिर वेट की होगी, फिर ड्राई की, और फिर सबमर्ज्ड की। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एक्यूरेट मैथड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, जो आप सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 46, अ पिक्नोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन। देखिए पिक्नोमीटर हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, जब हम वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो वाटर कंटेंट तो इसका होगा सही आंसर, लेकिन उसके साथ क्या होगा, तो अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं उसी पिक्नोमीटर मेथड में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर C हो जाएगा, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मेथड्स एनेबल कंट्रोल ऑफ फील्ड कॉम्पैक्शन, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, प्रोक्टर नीडल मेथड एंड वेन शेयर मेथड। ठीक है, तो देखिए वेन शेयर मेथड जो होता है वो यूज़ होता है शेयर स्ट्रेंथ के लिए, न कि कॉम्पैक्शन के लिए। तो बाकी जो 3 मेथड हैं 1, 2 और 3 वो आपके यूज़ होंगे फील्ड कॉम्पैक्शन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज़। तो देखिए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हमारा 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, मैंने आपको बताया था 4, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 49 की, इफ़ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, तो सॉइल को हम क्या कहेंगे। तो देखिए आप इस फिगर से समझिए, यहाँ पर हमारा जो एक सेकेंड, हमारा जो यहाँ पे वाटर कंटेंट है वो हमें कह रखा है कि WP यानी प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्टेज है, ठीक है, इसके और इसके बीच में है ये। तो प्लास्टिक स्टेट जो होगी वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है टफनेस इंडेक्स का, ये होता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IP/IF। ठीक है, ऑल राइट।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 200 क्वेश्चन पूरे लगाएंगे सॉइल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सिविल इंजीनियर भाइयों के साथ, सबकी हेल्प होनी चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।